हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में आपको अपनी ओपिनियन बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट किए। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज की रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा हम पिछले कई हफ्तों से करते आ रहे हैं, इस वीक भी हम उस चीज पर नजर डालते हैं, उस फैक्टर पर नजर डालते हैं जिसने मार्केट की मीडियम टू शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को डिक्टेट किया हुआ है, और वो है यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड। तो उसकी वैल्यू अभी 1.71 के आसपास आ रही है, 1.71% के आसपास। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये वैल्यू 1.63 1.64 के आसपास थी, तो वहां से थोड़ी बढ़त आई है, विच इज नॉट ए गुड साइन, विच इज नॉट सच ए प्रॉमिसिंग साइन फॉर द स्टॉक मार्केट, क्योंकि जैसे जैसे ये यील्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टॉक मार्केट में, चूंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है स्टॉक मार्केट की, तो उसमें प्रेशर बढ़ती जाएगी। हालांकि इस पे 2 फैक्टर साथ में काम करें जिसका आपको ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन तभी ऊपर रहेगी जब अर्निंग्स, स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उसकी अर्निंग्स कम रहेगी। अगर अर्निंग्स बढ़ने लगेंगी तो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन, पी वैल्यूएशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो वो एक अच्छी बात होगी। अगर स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन धीरे धीरे कम होती जाती है और बॉन्ड यील्ड्स कंट्रोल में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, तो द स्टॉक मार्केट कैन स्टिल सस्टेन इट्स पॉजिटिव मोमेंटम इन द मीडियम टू शॉर्ट टर्म। इसी बीच एक और आपने न्यूज सुनी होगी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, उन्होंने $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अनाउंस किया है। उसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली गई हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी बात की गई है। तो सभी चीजों को मिला के $2 ट्रिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया है बाइडेन जी ने। तो उसके कारण बहुत लोगों की आशंका है, बहुत लोगों को ये सस्पिशन है कि उसके कारण ऐसी जो बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अनाउंस हुई है तो उसके कारण इन्फ्लेशन की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि जब इकोनॉमी में इतनी ज्यादा मॉनेटरी स्टिमुलस इंजेक्ट की जाएगी, फिस्कल स्टिमुलस डाली जाएगी, तो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बढ़ सकती है और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जिसके कारण मीडियम टू शॉर्ट टर्म में बॉन्ड यील्ड्स में एक बढ़ोतरी जारी रह सकती है, मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये एक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है, इसलिए हर वीक हम इसकी डिस्कशन करते हैं। अभी जो इसकी करंट वैल्यू 1.71% के आसपास आ रही है। मार्केट की अगर वीकली मूवमेंट की बात करें, स्टॉक मार्केट के निफ्टी की मूवमेंट अगर देखें तो 3.8% की काफी शानदार पॉजिटिव मूवमेंट के साथ इस वीक क्लोज हुई है निफ्टी। पिछली वीक हमने देखा था, पिछले 2 वीक से काफी प्रेशर थी निफ्टी के ऊपर, 2 वीक से काफी नेगेटिव मूवमेंट के साथ क्लोज हो रही थी, लेकिन इस वीक अच्छी रिवर्सल आई, अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट के साथ 3.8%, ऑलमोस्ट 4% की अपवर्ड मूवमेंट के साथ निफ्टी क्लोज हुई है लास्ट वीक। हालांकि एक कर्टेल वीक था, केवल ट्यूसडे टू थर्सडे ही ट्रेडिंग सेशंस थे, मंडे को छुट्टी थी और फ्राइडे को छुट्टी थी, तो कर्टेल वीक में अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट निफ्टी ने दिखाई। अगर वनडे चार्ट पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं वनडे चार्ट पे अभी भी जो ये मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, जो रेड डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, उसको पार नहीं कर पाई है निफ्टी, कंसोलिडेट कर रही है, काफी रिट्रेसमेंट आती है। जब भी आप देखते हैं कि जब भी इस लाइन को टच करती है निफ्टी, वहां से एक रिट्रेसमेंट आती है। कई बार आप इस ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं यहाँ पे, और इस बार ये हुआ है कि रिट्रेसमेंट के साथ साथ एक कंसोलिडेशन पे चल रही है। अक्सर आप देखते थे कि कई बार इसने रिट्रेसमेंट की थी, लेकिन फिर से एक रिवर्सल आके फिर से उस लाइन को टच किया, फिर से रिवर्सल आई, फिर से ऊपर गई, फिर से रिवर्सल आई। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार रिट्रेसमेंट आने के बाद एक कंसोलिडेशन चल रही है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है निफ्टी की 14,500 से 15,500 के बीच में। इसी चार्ट को थोड़ी और नजदीकी से देखें तो आप देख सकते हैं निफ्टी स्टिल कंसोलिडेटिंग आफ्टर रिट्रेसमेंट फ्रॉम टी ट्रेंड रेजिस्टेंस। हमने ऑलरेडी ये बात कर ली, इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन से रिट्रेस कर रही है निफ्टी, कंसोलिडेट कर रही है। निफ्टी इज करेंटली बिटवीन 50 एंड 100 EMA, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, ये जो रेड लाइन और ऑरेंज लाइन, ये जो 2 लाइंस आप देख पा रहे हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में अभी कंसोलिडेट कर रही है निफ्टी, रीड कर रही है। तो अभी 50 EMA के ऊपर है, क्लोजिंग जो हुई है वो 50 EMA के ऊपर है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, लेकिन इट इज टेकिंग सपोर्ट बिटवीन 50 एंड 100 EMA करेंटली, एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। ऐसी जब मूवमेंट रहती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में निफ्टी कंसोलिडेट कर रही होती है, तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी थोड़ी ऊपर रहती है। इंडिया का विक्स भी आप देखते हैं कि 20 के आसपास ही रहता है, विच इज अ हाई वैल्यू कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेजेस। वीकली चार्ट पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है, तो थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आप चार्ट्स को देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस वीक की जो कैंडल बनी है, जो आखिरी कैंडल आप देख पा रहे हैं, इसमें टेल्स है ही नहीं, बहुत छोटे टेल्स हैं, मोस्टली बॉडी ही है। तो इसमें यह दिखता है कि लैक ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि ऊपर की भी मूवमेंट थी और नीचे की भी मूवमेंट थी, और निफ्टी पूरी कैंडल को ट्रैवर्स करके वहीं पे क्लोज हुआ है। तो निफ्टी स्टिल बिलो वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे भी आप रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं, उसके नीचे है निफ्टी करेंटली, बट इट इज ऑल्सो अबव ऑल वीकली EMA, जो वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो नियरेस्ट है वो 14,100 के आसपास है।
तो निफ्टी अभी भी 14,100 से काफी ऊपर है, अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी मीडियम टर्म पिक्चर में यही दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कोई बेरिशनेस नहीं है, बस कंसोलिडेशन चल रही है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई है और उसके बाद कंसोलिडेशन चल रही है, विच इज अ हेल्दी साइन। एक बुल मार्केट में भी हेल्दी कंसोलिडेशन टाइम टू टाइम आती रहनी चाहिए ताकि मार्केट को एक ब्रीदर मिले और उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिश मूवमेंट फिर से चालू हो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। और जिस पॉइंट की हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको इस मंथली चार्ट में और थोड़ी और अच्छे से दिखेगा। इस मंथली चार्ट में हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, तो थोड़ी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको दिखती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्रैल का मंथ तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो बहुत ज्यादा कोई कैंडल बहुत तगड़ी नहीं बनी है अभी तक, स्टिल मॉडरेटली बुलिश लॉन्ग टर्म। ये आपको दिख रहा है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, उनसे काफी ऊपर है निफ्टी। जो इसका क्लोजेस्ट मूविंग एवरेज है वो 12,400 के आसपास है, तो उससे काफी ऊपर है अभी। लास्ट मंथ एंडेड वेरी वॉलेटाइल। ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके पहले यानी सेकंड लास्ट कैंडल आप जो देख पा रहे हैं उसमें टेल्स कितने लंबे हम देख सकते हैं। मार्च में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद देखा होगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्च के मंथ में। लेकिन अप्रैल का जो अभी तक स्टार्ट हुआ है वो अभी तक सॉफ्ट स्टार्ट है, बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं हुई। एक ही दिन तो ट्रेडिंग सेशन थी 1 तारीख को, तो 1 तारीख को जो मूवमेंट रही है वो बहुत ज्यादा कोई प्रोमिनेंट नहीं थी। सॉफ्ट स्टार्ट टू द मंथली कैंडल सो फार एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि लास्ट मंथ को जो वॉलेटिलिटी थी मार्च में बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़े टेल्स थे कैंडल के ऊपर मार्च के मंथ में, तो ये वॉलेटिलिटी थोड़े दिन तक और कंटिन्यू कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आरएसआई की वैल्यू की बात करें तो आरएसआई की वैल्यू अभी 52.2 आ रही है, तो डेफिनेटली इट हैज स्ट्रेंथेंड फ्रॉम द लास्ट वीक। इट इज स्टिल इन द न्यूट्रल जोन बट इट हैज स्ट्रेंथेंड फ्रॉम लास्ट वीक। लास्ट वीक हमने देखा था कि 47 48 के आसपास ये वैल्यू थी। इट इज स्टिल डिस्टेंट फ्रॉम बीइंग ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड तो डेफिनेटली नहीं है। ओवरसोल्ड हम मानते हैं कि जब 30 से नीचे आने लगती है आरएसआई की वैल्यू तो उसको ओवरसोल्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन अभी तो अपने रेंज बाउंड मूवमेंट के लोअर एंड से काफी ऊपर है आरएसआई, तो डेफिनेटली इट इज इन द न्यूट्रल जोन। बहुत ज्यादा कोई डायरेक्शनल मूवमेंट की इंडिकेशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। एमएससीडी की बात करें तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग है कि आप देख सकते हैं इट इज पिकिंग अप स्ट्रेंथ टू अचीव बुलिश क्रॉसओवर। हमने देखा था कि पिछली वीक जो मूवमेंट रही थी, नेगेटिव मूवमेंट रही थी, उसके कारण बहुत बड़ी बेरिश क्रॉसओवर बन गई थी। लेकिन इस हफ्ते काफी अपवर्ड मूवमेंट रही, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रही टुवर्ड्स द अपसाइड, तो उसके कारण एक बुलिश क्रॉसओवर बनाने की तरफ प्रोग्रेस हो चुकी है एमएससीडी की चार्ट पे। द गैप इज क्लोजिंग इन। आप देख सकते हैं ये जो गैप बहुत ज्यादा वाइडन हो गया था, काफी बड़ा गैप हो गया था, उससे क्लोज इन हो रही है, यानी धीरे धीरे ये गैप भरने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंसमेंट आई है कि दे विल रीकैपिटलाइज 4 पीएसयू बैंक्स। ये बहुत दिनों से हम चर्चा कर भी रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पीएसबीज है, उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उनके एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने ये भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोन मॉरेटोरियम की रियलाइजेशन है उसके ऊपर से जो डिक्टाट थी, रेस्ट्रिक्शन थी, उसको हटा लिया है, तो अब बैंक को अपने एनपीएस को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके कारण गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 4 जो पीएसयू बैंक्स हैं उनको रिकैपिटलाइज किया जाएगा, यानी कि टैक्स मनी से उनको रिकैपिटलाइज किया जाएगा। उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनके लिए प्रोविजनिंग करने के लिए उनको रिकैपिटलाइज किया जाएगा। वो 4 बैंक्स कौन कौन से हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सभी में कुल मिला के 20,000 करोड़ की रिकैपिटलाइजेशन की टारगेट थी FY21 में गवर्नमेंट की। उसमें से 5500 करोड़ की ऑलरेडी रिकैपिटलाइजेशन पंजाब एंड सिंध बैंक की कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो अब केवल फंडिंग 14,500 की बची है गवर्नमेंट के पास। उसको गवर्नमेंट ने इन चारों बैंक्स में रिकैपिटलाइजेशन के लिए यूज करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। फिर एक डेवलपमेंट है जो पिछले कई मंथ से हम देखते भी आ रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस रीच न्यू हाई, यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, इतनी ज्यादा मोमेंटम पकड़ ली है कि अब खास करके डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो गए हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस क्रॉस्ड 5 लाख करोड़। इट इज अ न्यू ऑल टाइम हाई। और 2.73 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो 2.73 बिलियन, और टोटल वैल्यू की अगर बात करें तो 5 लाख करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शंस हुई है यूपीआई को यूज करके। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी और बड़ी कॉमिकल सी सिचुएशन हो गई थी 2 दिनों के लिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जिसमें कि पीपीएफ आ जाती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आ जाती है, सुकन्या समृद्धि एसएसवाई आ जाती है, किसान विकास पत्र वगैरह आ जाते हैं, तो इन सभी में जो रेट्स थे उनको कट किया गया था बिटवीन 0.7% टू 0.9%। अच्छी खासी गिरावट की गई थी इंटरेस्ट रेट में ऑफ ऑल दीज स्मॉल सेविंग स्कीम्स। और अगले ही दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नहीं ये नहीं करने वाले हम, वो गलती से अनाउंस हो गई थी, हमने जो भी अनाउंसमेंट की थी उसको रोल बैक कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया अगले ही दिन। तो ये बड़ी कॉमिकल सी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन अभी आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनकी इंटरेस्ट रेट में अभी इस क्वार्टर के लिए कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये बात ऑलरेडी चल रही है और एक्चुअली अनाउंसमेंट भी हो गई थी इसकी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले आने वाले 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में जब भी हो, बट रिलेटिवली काफी जल्दी इसमें एक चेंज आ सकती है और अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, अच्छी खासी कट की जा सकती है स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट्स में।
फिर जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो फरवरी की जीएसटी कलेक्शन थी जो मार्च में कलेक्ट की गई, वो करीबन उसकी वैल्यू 1,24,000 करोड़ के आसपास थी, विच इज अ न्यू ऑल टाइम हाई। दिस इज ऑलमोस्ट 27% हायर देन द अमाउंट कलेक्टेड इन द सेम मंथ 1 ईयर अगो। यानी कि अगर फरवरी 2020 की अगर बात करते हैं तो उससे अगर कंपेयर करें फरवरी 2021 की वैल्यू की, तो 27% की जंप आई है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, वेरी सॉलिड नंबर। तो जीएसटी कलेक्शन अगर अच्छे खासे हो रहे हैं तो जीएसटी कलेक्शन तो तभी होंगे ना जब प्रोडक्टिविटी होगी, सेल होगी चीजों की। तो उन सभी के कारण ये दिख रहा है कि जीएसटी कलेक्शन चूंकि अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि अंडरलाइंग इकोनॉमी रिकवर कर रही है, लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उनके लिए जीएसटी उनके लिए पे किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जीएसटी कलेक्शन इज द गुड इंडिकेटर ऑफ व्हाट द अंडरलाइंग इकोनॉमी इज डूइंग, हाउ द अंडरलाइंग इकोनॉमी इज रिकवरिंग पोस्ट कोविड। तो ये एक अच्छी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है कि अंडरलाइंग इंडिकेटर्स, सम ऑफ द अंडरलाइंग इंडिकेटर्स आर डेफिनेटली पॉजिटिव एंड दे आर शोइंग स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। फिर कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की बात करते हैं तो एल&टी ने एक और बड़ा ऑर्डर, बहुत सारे बड़े ऑर्डर एक्चुअली वेरियस बिजनेसेस में, अलग अलग बिजनेसेस में कई सारे बिग ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स क्लेम किए हैं। एल&टी की हम कई हफ्तों से ये बात कर रहे हैं कि एल&टी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स विन कर रही है। इट इज द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन द कंट्री और इनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगले 3-4 सालों के लिए इनके ऑर्डर बुक ऑलरेडी बहुत अच्छी हेल्दी दिख रही है। तो दीज आर हेल्दी साइंस फॉर अ बिग कंपनी लाइक लार्सन एंड टूब्रो। इन्होंने अनाउंस किया कि 1000 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच में इनको बहुत सारे बिजनेसेस में ऑर्डर्स मिले हैं। इसमें बिहार में गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर इनको मिला है, 4 लेन ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसका ऑर्डर इसको मिला है। फिर एक बल्क वाटर सप्लाई सिस्टम अमृतसर में बनाने का ऑर्डर मिला है। इनको 1.2 मिलियन स्क्वायर फुट का कमर्शियल स्पेस, यानी कि एक मॉल स्पेस या कमर्शियल स्पेस आप मान लें, जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, मॉल्स हो सकते हैं, तो वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख स्क्वायर फुट का एक ऑर्डर मिला है कमर्शियल स्पेस बनाने का। तो ये तीनों ही ऑर्डर्स काफी सिग्निफिकेंट है, बड़े ऑर्डर्स हैं और ये सारे ऑर्डर्स एल&टी को मिले हैं। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एल&टी की फॉर द कमिंग 3-4 ईयर्स। फिर भेल की अगर बात करें तो उनको एक आईओसीएल से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 400 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है फॉर बिल्डिंग ए सल्फर रिकवरी यूनिट फॉर आईओसीएल इन पारादीप, ओडिशा। तो उड़ीसा में जो पारादीप में रिफाइनरी है आईओसीएल की, उसके लिए एक सल्फर रिकवरी यूनिट बनाने की ऑर्डर मिली है भेल को, विच इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 25 महीनों में कंप्लीट होने की आसार है एंड दिस इज भेल्स फर्स्ट ऑर्डर इन डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस बिजनेस। जो ये डाउनस्ट्रीम कंपनीज होती हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम वगैरह, ये सभी जो डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस बिजनेस हैं, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के काम देखते हैं, उनसे भेल को ये पहला ऑर्डर मिला है, विच इज अ गुड डेवलपमेंट। इन्होंने फोरे किया एक नए बिजनेस एरिया में, तो एक अच्छी डेवलपमेंट है भेल के लिए। फिर टाटा मोटर्स की जो ऑटो सेल्स नंबर्स है वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से प्लेजेंट सरप्राइज देती जा रही है हर महीने। इन्होंने हाईएस्ट मंथली सेल्स रिकॉर्ड की है इन द पास्ट 9 इयर्स। दिस इज द हाईएस्ट मंथली सेल्स इन पास्ट 9 इयर्स फॉर टाटा मोटर्स। इन्होंने करीबन 30,000 यूनिट्स बेचे हैं मार्च में। द कंपनीज ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स रोज 14% मंथ ऑन मंथ। तो ऑलरेडी इनकी 3-4 महीनों से हम देखते ही आ रहे हैं कि इनकी जो डोमेस्टिक मंथ ऑन मंथ सेल्स होती हैं वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी चल रही हैं और उस स्ट्रॉन्ग मंथ ऑन मंथ नंबर पे भी 14% का ग्रोथ दिखाना अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा मोटर्स। फिर इनकी जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैं उनमें भी 20% की मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आई है। तो कमर्शियल व्हीकल्स में पैसेंजर व्हीकल से भी ज्यादा नंबर आई है। ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स की अगर बात करें तो 14% की इंक्रीज आई है, बट कमर्शियल व्हीकल्स में 20% की इंक्रीज आई है मंथ ऑन मंथ। फिर उसी तरह अशोक लेलैंड की अगर कमर्शियल व्हीकल्स की अगर बात करें तो 25% सर्ज आई है। तो टाटा मोटर्स से भी ज्यादा अशोक लेलैंड ने कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं इन मार्च। तो ये दोनों चीजें आपको ये दिखा रही है कि कमर्शियल एक्टिविटी अच्छी हो रही है। कमर्शियल व्हीकल्स लोग कब लेंगे? कंपनीज कमर्शियल व्हीकल्स तभी बाई करेंगी जब कमर्शियल एक्टिविटी अच्छी खासी लेवल पे होंगी, उनको ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट वगैरह में यूज होंगी कमर्शियल व्हीकल्स की, तो वो तभी होगी जब डिमांड होगी, अच्छी डिमांड होगी, इकोनॉमी में रिकवरी आ रही होगी। तो ये चीजें आप अगर पकड़ सकते हैं तो आपको ये भी समझ में आया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी लेवल पे हो रही है, अच्छी रिबाउंड हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फिर वेदांता ने ये अनाउंस किया कि दे वांट टू सेट अप ए कॉपर स्मेल्टर फैसिलिटी इन कोस्टल इंडिया। उन्होंने 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है एंड दे आल्सो सेड दैट दिस विल एम्प्लॉय 10,000 पीपल। तो 10,000 लोगों को ये एम्प्लॉय करेंगे एंड दे आर सेटिंग अप ए कॉपर स्मेल्टर फैसिलिटी इन कोस्टल इंडिया। और वो स्टेट गवर्नमेंट से इसकी बात भी कर रहे हैं, 10,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं वो। विप्रो ने एक ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम है एम्पियन, उसको एक्वायर कर लिया है। दिस विल एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ये विप्रो ने अनाउंस किया कि दिस विल हेल्प देम एक्सपैंड देयर फुटप्रिंट, यानी कि उनकी बिजनेस एशिया पैसिफिक रीजन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया जो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच का जो रीजन है जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह सब आ जाते हैं, तो उस सारे रीजन को कवर करने के लिए अपनी फुटप्रिंट बढ़ा रही है विप्रो, विच इज अ हेल्दी साइन फॉर अ IT जायंट लाइक विप्रो।
फिर कल्पतरु पावर जो मुंबई बेस्ड कंपनी है, उन्होंने भी एक डोमेस्टिक और ओवरसीज ऑर्डर्स 625 करोड़ वर्थ उन्होंने बैक किए हैं, विच इज अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर अ स्मॉल कंपनी लाइक कल्पतरु पावर। छोटी कंपनी है, उस हिसाब से अच्छी खासे ऑर्डर्स इनको मिले हैं। एंड दीज ऑर्डर्स कंप्राइज ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट्स इन अफ्रीका एंड यूरोप इन एडिशन टू रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इंडिया में भी इनको कुछ प्रोजेक्ट मिले हैं, एक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट मिला है और साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं अफ्रीका और यूरोप में। और FY21 में यानी कि अप्रैल टू मार्च 2021 की अगर बात करें, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की, तो उसमें कंपनी ने क्लेम किया है कि उन्होंने 16,000 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट्स विन किए हैं एंड दीज प्रोजेक्ट्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। फिर निफ्टी से रिलेटेड कुछ और इंडिकेटर्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगी कि निफ्टी की जो पी है वो ड्रॉप हो गई अचानक से, और ये एक अच्छी बात है। और इसके हम पिछले कई हफ्तों से बात कर रहे थे कि निफ्टी की पी बहुत एलिवेटेड थी, 40 के आसपास चल रही थी। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि ये वैल्यू 39-40 के आसपास थी, वहां से एक ड्रॉप आई। अब आप कहेंगे कि ड्रॉप क्यों आई है, मार्केट में तो कंसोलिडेशन चल रही है। एक्चुअली इस वीक तो अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट थी, तो निफ्टी की पी ड्रॉप क्यों कर गई? तो निफ्टी की पी इसलिए ड्रॉप हुई है क्योंकि निफ्टी की अर्निंग्स इंप्रूव हो गई हैं एंड दे हैव इम्प्रूव नोटिसेबली। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते हमने जब देखा था तो ये वैल्यू 367 के आसपास थी। तो अर्निंग्स इंप्रूव होना ऑलरेडी शुरू हो गई। जैसे जैसे कंपनीज अनाउंस करना शुरू करती हैं, ये अर्निंग्स आपको और इंप्रूव होती हुई दिख सकती हैं। हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये 550-600 के आसपास जा सकती है। अगर ये 550-600 के आसपास जाती है तो निफ्टी की पी में अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है, विच विल बी अ वेरी हेल्दी थिंग। निफ्टी अपने कुछ लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास आ सकती है निफ्टी की पी, विच विल बी अ मच नीडेड करेक्शन इन द निफ्टी पी। तो इन दोनों चार्ट्स पे आप इस इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं। निफ्टी की ईपीएस में अचानक से एक जंप आई है। हम देख रहे थे कि पिछले कई हफ्तों से ये बहुत ही स्टेबल वैल्यू बनी हुई थी 367-370 के आसपास, वहां से एक अचानक से एक जंप आई है। ये जो चार्ट पे आप देख पा रहे हैं, ये जो जंप है स्पर्ट है, अचानक से एक स्पर्ट आई है इन ईपीएस, विच इज अ वेरी हेल्दी थिंग। और साथ ही साथ जैसे ही ईपीएस इतनी बड़ी है तो निफ्टी की पी में ड्रॉप आ गई, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अचानक से एक स्विफ्ट ड्रॉप है, एक स्टीप ड्रॉप है इन द निफ्टी पी। निफ्टी की जो करंट पुट कॉल रेशियो वो 0.97 के आसपास, तो मार्जिनली बुलिश है, बहुत ज्यादा कोई बुलिश नहीं है। मार्जिनली बुलिश जैसा हम हर हफ्ते बात भी करते हैं, जब ये वैल्यू 1 के आसपास होती है तो एग्जैक्टली न्यूट्रल होती है, 1 से कम होती है तो स्लाइटली बुलिश हम मानते हैं। स्पेशली जब 0.7-0.75 के आसपास ये जाने लगती है वैल्यू, तो हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुलिश हो गया, एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक हो गए सेंटिमेंट्स। लेकिन वहां तो अभी तक वैल्यू नहीं गई है 0.97, मार्जिनली बुलिश आप मान सकते हैं। जब भी वैल्यू 1 से ज्यादा होने लगती है तो मार्जिनली बेरिश मानते हैं निफ्टी को, स्पेशली जब 1.25 के आसपास ये वैल्यू पहुंचने लगती है तो एक्स्ट्रा बेरिश, ओवर बेरिश हम मानने लगते हैं निफ्टी को। तो अभी जो निफ्टी की वैल्यू है, पीसीआर वैल्यू है, वो 0.97 है, विच इज मार्जिनली बुलिश, बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दे रही है। लिक्विडिटी अभी भी ड्राई अप नहीं हुई है, जैसा हमने देखा कि निफ्टी की जो पी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो विच इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट, एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर निफ्टी की वैल्यूएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है, 25-30 के आसपास आ जाती है, तो इट विल स्टिल फील वेरी अपीलिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू पार्क द मनी इन स्टॉक मार्केट, इन इक्विटी मार्केट्स कंपेयर टू बॉन्ड मार्केट्स। तो अगर निफ्टी की वैल्यूएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है, 25-30 के आसपास आ जाती है, विच विल बी अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द स्टॉक मार्केट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो लिक्विडिटी ड्राई अप अभी तो नहीं हो रही है। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि कई सारी गवर्नमेंट्स फिस्कल स्टिमुलस अभी भी दिए जा रही है, मॉनेटरी स्टिमुलस दी जा रही है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या आपकी सेंटिमेंट हो सकती है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क हो सकती है, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो मेरा मानना अभी भी यही है दोस्तों कि एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। मैं भी वही कर रहा हूँ, आपके लिए भी वही सजेशन है मेरी कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। इससे आपकी फोमो की फीलिंग नहीं आएगी, आपको ये नहीं लगेगा कि मार्केट में नीचे के लेवल्स पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, ऊपर के लेवल्स पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। ये जो भी आपकी ऐसी जो बायस है, वो सारी बायस को, ह्यूमन इंटरवेंशन को ये कट ऑफ कर देगी, मिनिमाइज कर देगी, और इसके कारण आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंटैक्ट रहेगी। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सही तरीके से चलती रहेगी, डीरेल नहीं होगी। इंक्रीज योर एसआईपी व्हेनेवर अपॉर्चुनिटी अराइजेस। मुझे लगता है कि अभी से लेके जुलाई अगस्त, और मैं क्यों कह रहा हूं कि जुलाई अगस्त के टाइम तक, अब देख रहे कि अभी से अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर होगा उसके रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू होंगे जुलाई टू अगस्त में, और वहां पे बेस इफेक्ट किक इन करेगा, क्योंकि पिछले साल की जो अप्रैल टू जून की क्वार्टर थी वहां पे सेल्स, रेवेन्यूज, इनकम, प्रॉफिट्स सब कुछ धराशायी हो गए थे, बहुत बुरे रिजल्ट्स थे सारी कंपनीज के। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करना शुरू करेंगे तो अप्रैल टू जून क्वार्टर को, इस साल के जो अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे दिखने चाहिए। अगर उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखती है, अगर इन्वेस्टर्स को कोई डिसअपॉइंटमेंट दिखती है, तो देयर इज नो रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट। वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई है कंपनीज के स्टॉक्स की कि उनको डिसअपॉइंट करने का कोई रूम नहीं बचा है।
they have to show strong numbers, they have to show strong profits and strong recovery in demand. तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्रैल टू जून क्वार्टर के रिजल्ट्स जो जुलाई से अगस्त के बीच में सारे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, वो हमें ध्यान रखना हो कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा आपको दिख सकती है वहां पे, लेकिन उम्मीद ये है कि रिजल्ट्स अच्छे खासे होने वाले हैं। एक्चुअली केवल इस क्वार्टर के ही नहीं, अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स, चूंकि बेस इफेक्ट इतना ज्यादा है, बेस इतना छोटा है, बेस इतना कम है, बेस इतना बुरा है कि उसके रिस्पेक्ट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे ग्रोथ नंबर्स दिख सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि अच्छे खासे ग्रोथ नंबर्स दिखेंगे और उसी के कारण निफ्टी इतनी ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स इतनी पॉइंट है, इतनी ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अप्रैल टू अगस्त के बीच में कहीं भी आपको वॉलेटिलिटी के कुछ इंडिकेटर्स दिखते हैं, वॉलेटिलिटी दिखती है, तो आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाने के मौके मिलते जाएंगे। जब भी मौके मिले, जब भी निफ्टी में अच्छी खासी करेक्शन आए, 500, 800, 1000 पॉइंट्स की करेक्शन है, डेफिनेटली यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज। यू कैन कंटिन्यू योर स्टैगर्ड लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं तो दीज आर स्टिल गुड टाइम्स। जब भी निफ्टी 14,000 से 15,000, 15,500 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती जाएंगी। आपको बस अपनी कैश को रेडी रखना है, इन ए डिप्लॉयबल स्टेट रखना है कि जब भी अपॉर्चुनिटीज आए तो आप खट से डिप्लॉय कर पाए अपनी कैश पोजीशन को। तो अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को स्टैगर्ड वे में आप डिप्लॉय करते रह सकते हैं। हर महीने आपने अगर सोचा हुआ है कि आपकी अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट है, कितने भी वैल्यू की है, अगर आपने सोचा हो कि 5 बार में 5 फेजेस में आपको इसको डिप्लॉय करना है, तो हर महीने आप जैसे भी कंसोलिडेशन आती है, जैसी निफ्टी में करेक्शन एक आती रहती है, कोई प्रेशर बनती है, कोई एक्सटर्नल न्यूज के कारण कुछ प्रेशर बनती है, तो उसके अपॉर्चुनिटीज के फायदे आप उठाते रह सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू डिप्लॉइंग योर स्टैगर्ड लमसम इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हमने निफ्टी की इंडेक्स लेवल पे बात कर ली कि निफ्टी की इंडेक्स अगर कहीं पे रहती है तो आप अपनी एसआईपी को बढ़ा कैसे सकते हैं, कैसे अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय कर सकते हैं इन फेजेस। लेकिन आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं, और उसकी हम हर हफ्ते बात करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा चैनल पे हर हफ्ते संडे की एक सेकंड वीडियो आती है जिसमें हमने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, उस हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे अवेलेबल हैं, उन पे आप कैसे नजर बना के रख सकते हो, उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उन सपोर्ट लेवल्स को अपने ध्यान में रख सकते हैं, उन सभी की चर्चा हम संडे की सेकंड वीडियो बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की वीडियो में करते रहते हैं। तो वो वीडियो अगर आप फॉलो करते रहते हैं, वीकली बेसिस पे, वीक ऑन वीक बेसिस पे अपनी वॉच लिस्ट को अपडेटेड बना के रख सकते हैं और उनके प्राइस लेवल्स, उनके सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं, और उससे आपको काफी ज्यादा फायदे हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली दोज डिस्कशंस कैन रियली हेल्प यू। और दूसरी चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, कोई ऐसी कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बस मैंने आपको हेल्प करने के लिए एक चैनल खोला हुआ है कि आपको यूट्यूब पे इंस्टेंट नोटिफिकेशंस तो मिल नहीं सकते, तो मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बना दिया। जब भी अच्छे स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, तो मैं आपको एक क्विक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ, और अपनी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस में वो सारे स्टॉक्स अगर आपके फिट होते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आपको अगर ये लगता है कि वो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही हैं, और साथ ही साथ आपकी कैश पोजीशन को कंसीडर करने के बाद आपको लगता है कि आपकी कैश पोजीशन ऐसी है कि आप उन सारे प्राइस लेवल्स पे जो भी डिस्कस करते हैं हम संडे की सेकंड वीडियो में, तो उन सारे प्राइस लेवल्स पे अगर आपकी कैश पोजीशन ऐसी है कि आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने पैसे, अपनी कैश पोजीशन को डिप्लॉय कर सकते हो, तो आप अपनी इन्वेस्टिंग कॉल ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। तो उन सभी चीजों की आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाती है, एक नोटिफिकेशन मिल जाती है, और उस बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और अपनी कैश पोजीशन को बढ़ाते भी रहें। आपकी अगर सैलरी आती है, बोनस मिलते हैं, तो अपनी कैश पोजीशन को बढ़ाते भी रहें। उसको स्ट्रेटेजिकली आपको फेजेस में डिप्लॉय करना है, एक ही बार में नहीं डिप्लॉय कर देना है, क्योंकि मार्केट में जैसा मैंने कहा कि अप्रैल से अगस्त तक एक वॉलेटिलिटी रह सकती है, मीडियम टू शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है। कई सारे फैक्टर्स अभी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इंडिकेटर्स अच्छे दिख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ऑपोजिट काम कर सकते हैं, जो कंसोलिडेट करा सकते हैं मार्केट को, या फिर कुछ करेक्शन भी दिख सकती है आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी इन्वेस्टिंग की बिहेवियरल एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए आप अपनी कैश पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली इन फेजेस डिप्लॉय कर सकते हैं। उससे आपको फायदे तो मिलेंगे ही, साथ ही आपकी बिहेवियर भी अच्छी बनी रहेगी, अच्छी हेल्दी बनी रहेगी, और आप लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट फोकस को इंटैक्ट रख सकते हैं, अच्छी फोकस बना के रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिस्कशन, ये सारी थॉट प्रोसेस जो हमने यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश की, उससे आपको फायदे मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आपके, तो प्लीज उनको कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर पाऊँ, या फिर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो मेरी उम्मीद और आशा यही है दोस्तों कि ये सारी डिस्कशन से आपको मदद मिलेगी, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में आपको ये सारे इनपुट्स बेनिफिट करेंगे, हेल्प करेंगे।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।